हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेटेड वन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। क्या बहाली से पहले आएंगे कई नई पेज इस भर्ती में, और क्या अधर में अटकेगी 69,000 शिक्षक भर्ती? जाने इससे भी कहीं ज्यादा इस वीडियो में। तो जाने क्या है आज खास। आज आप जानेंगे किस जिले में अधिकतम कितनी मेरिट जा सकती है और इसके आधार पर सुनिश्चित करें अपनी नियुक्ति को। फिर आप जानेंगे कैसा होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप जो आप काउंसलिंग में लगाएंगे। फिर आप जानेंगे शपथ पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। फिर आप जानेंगे कि अगर आपसे फॉर्म भरते टाइम कोई त्रुटि हो गई है तो वहां पर आपको कैसा शपथ पत्र लगाना चाहिए। फिर आप जानेंगे कि सोशल मीडिया पे 69,000 शिक्षक भर्ती का विरोध अभ्यर्थियों ने जमकर किया और ट्विटर अभियान के द्वारा उन्होंने आगाज किया है अपने विरोध का। फाइनली आप जानेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने की है मेधावियों से इंटरव्यू की मांग। तो चलिए पहले बढ़ चलते हैं मेरिट की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम कि किस जिले में कितनी मेरिट जा सकती है। गाइस, पिछली वीडियो में हमने कुल 25 जिलों के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम जानेंगे कि यहाँ कुल जो 25 जिले हैं वहां पर कितनी मेरिट जा सकती है। आपको पता होगा कि मोबाइल संशोधन ना होने की वजह से कई सारे अभ्यर्थी थे जो एक दिन पहले तक रह गए थे, और जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं क्योंकि अब संशोधन की जो लाइन है वो क्लियर हो चुकी है और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो संशोधन के बाद अब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसके अनुसार क्या होगी मेरिट। गाइस, ये जो यहाँ पे आप मेरिट देख रहे हैं हाईएस्ट है या लोवेस्ट है, इस बेसिस पे किया गया है कि जो सर्वे के अकॉर्डिंग बच्चे किस जगह पे ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। इसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो कोरोना फैक्टर है, जहाँ पे बहुत ज्यादा अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे बच्चे कम अप्लाई कर रहे हैं। जो रूरल एरियाज है वहाँ पे भी मेरिट बहुत लो जा रही है। जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे मेरिट हाई जा रही है। और जो जहाँ पे स्कूलों की हालत काफी अच्छी है वहाँ पर भी मेरिट हाई जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है मेरिट को। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा जनपद है जहाँ पे मेरिट कितनी जा सकती है। तो गाइज, यहाँ पर ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे बताना जरूरी समझते हैं कि जो आपकी सिटीज है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे आपका लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, गाजियाबाद हो गया, यहाँ पर आपके मेरिट बहुत ही ज्यादा जाती है। इसके अलावा जो रूरल एरियाज है वहाँ पे मेरिट बहुत ही कम जाती है। तो चलिए एक बार एक छोटा सा एनालिसिस देखते हैं कि आपका मेरिट कहाँ पर कितना गया। अगर आपने इस जिले में भरा है तो कितने % चांसेस हैं आपके वहां पर नियुक्ति के। तो चलिए पहले बात करते हैं जौनपुर की। तो गाइस, जौनपुर में भी सीटें काफी ज्यादा है, 2,270 सीटें हैं और इस हिसाब से यहाँ की जो मेरिट होगी वो भी नॉर्मली कम ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत ज्यादा है और बच्चे जिनके 100+ मार्क्स हैं वो उन्होंने अपने घर के आसपास ऑलमोस्ट अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर भी मेरिट ज्यादा हाई जाने की उम्मीद नहीं है। हाँ, मीडियम जाएगी, ज्यादा कम भी नहीं जाएगी, ज्यादा भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि 71+ की जो जनरल की कैंडिडेट्स है उनका यहाँ पर पूरी उम्मीद है सिलेक्शन होने का। और जितने भी कैंडिडेट्स आपके 68+ है ओबीसी, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। एसटी में जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है वो स्पेशल है, उनका हो जाएगा। और और जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनका 62+ पे श्योर है। बात करी जाए मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में भी सीटें काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे 73+ के जो कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, उनका कंफर्म है, वो यहाँ पे नियुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गाइज ओबीसी। तो ओबीसी का 68+ के अबव या 69 के अबव मान सकते हैं कि यहाँ पे जा सकता है आंकड़ा। नेक्स्ट है आपका एससी एसटी। तो गाइज एससी एसटी की सीटें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत डेवलप्ड एरिया नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो है वो डालते कम है, क्योंकि ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो एससी एसटी की जो कैटेगरी की जो सीटें हैं वो बहुत ही जो बच्चे पास हैं वहां पे स्पेशल है, उनका नियुक्ति 100% होना ही होना है। अगर ओबीसी की बात करी जाए गाइस, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है एससी एसटी और ओबीसी में और जनरल्स में। ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट्स जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो बहुत ज्यादा पास हुए हैं। तो पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर डालने की। हालांकि जो रेंज है वो 90 से 97 के बीच में है, वो बहुत ज्यादा है बीएड कैंडिडेट्स की। और जो गुणांक है वो 60 से लेके 69 के करीब में है ओबीसी का। बहुत गिने चुने कैंडिडेट्स हैं जिनका 70+ है, तो उनको थोड़ा सा एक्सेप्शन में रख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने ये एनालिसिस करी है। नेक्स्ट है आपका सोनभद्र। बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया है, यहाँ पे उतनी डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। सोनभद्र, भदोही, आपका सीतापुर हुआ, उन्नाव हुआ, लखीमपुर हुआ, ये देवरिया,
देवरिया, सारे एरिया ऐसे हैं गाइज जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही कम है। हालांकि यहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं, और सीटें ज़्यादा हैं और मेरिट यहाँ पे बहुत ही कम जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो जहाँ पे बहुत कम मेरिट जाती है वो है आपके लखीमपुर खीरी, दूसरा है आपका सीतापुर, और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका उन्नाव। तो यहाँ पे मेरिट बहुत कम जाती है। तो यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट्स हैं वो बस पास हो जाएंगे तो उनका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जनरल कैंडिडेट। तो जनरल को यहाँ पे जनरल आपका हमेशा 70+ ही है गाइस, 70 के नीचे बिल्कुल भी कहीं भी नहीं देखा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ओवरलैपिंग है वो जम के होएगी, और SC ST कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, OBC कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, जिनका गुणांक अच्छा है, वो सब यहाँ पर ओवरलैप करेंगे। और इस वजह से गाइज आपके जो जनरल के जो गुणांक है या मेरिट है वो काफी हाई जाती है। तो ये आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जस्ट अमृता कह रही है इसलिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। ओवरलैपिंग होगी और जम के हो रही है। आपको पता भी होगा कि ओवरलैपिंग की इतनी सारी याचिकाएं 69,000 वैकेंसी के अगेंस्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी तक किसी पे सुनवाई का कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो तब तक के लिए आपको ये मानना ही होगा कि ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि हमारे कोर्ट ने ऐसे नियम ही बना रखे हैं, तो उसके अगेंस्ट तो आप जा नहीं सकते ना। वो सारे रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होंगे जो पिछले से चले आ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइज आपका सोनभद्र। हमने बात करी कि अंडर डेवलप्ड एरिया है, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा मेरिट जाएगी नहीं, सीटें भी कम है और मेरिट भी यहाँ पे कम ही जाएगी। भदोही की बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया है, टाउन टाइप का एरिया है, तो यहाँ पे भी आपकी जो जनरल की कैटेगरी है वो 73+ जाएगी, और जो OBC के कैंडिडेट्स हैं उनके कैटेगरी में जाएगी 69 के अबव, और जो आपका SC STs है उनका 63 के अबव माना जाए तो यहाँ पे जा सकती है। लखनऊ है, सीटें बहुत कम है और काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरिट हाई जाती है। यहाँ पर हम जितने भी आप लिस्ट देख रहे हैं जिलों जनपदों की, सबसे ज़्यादा अगर मेरिट देखी जाए तो लखनऊ की जाती है। तो यहाँ पर जो है जो 80+ हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उनका सुनिश्चित हो सकता है। OBC में आप 70+ मान लें, अगर 70+ हैं आप और यहाँ पे डाल रहे हैं अपना, तो आपका सुनिश्चित होगा नियुक्ति। अगर आप SC ST के कैंडिडेट से तो आपका 65+ होना चाहिए। हरदोई की बात करी जाए, सीतापुर की बात करी जाए तो हमने अभी बात करी, और रायबरेली की, तो रायबरेली को अगर छोड़ दिया जाए तो हरदोई और सीतापुर सीटें ज़्यादा हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसे ही अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स जिनका मेरिट लो है। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है मेरिट जाएगी वो बहुत ही कम जाएगी, और उस हिसाब से अगर आप देख सके तो SC ST के कैंडिडेट जितने भी यहाँ पास है वो यहाँ पे नियुक्ति पाएंगे। और जो भी बच्चे ऐसे हैं OBCs के जिनकी कैटेगरी 65 के अबव होगी, जिनका भी मेरिट 65 के ऊपर होगा, वो सब यहाँ पे नियुक्ति पाएंगे। जनरल की बात करी जाए गाइस, तो जनरल के बच्चे यहाँ पे, क्योंकि जनरल ऑलरेडी जो 100+ है वो उन्होंने अपने अच्छे जिलों में अप्लाई कर चुका है, तो यहाँ पे जनरल की कैटेगरी जो होगी वो बहुत ही कम होगी। अगर जनरल कोई भी 68 या 70 के पास आसपास भी होता है तो भी उसको यहाँ पे नियुक्ति मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। ऐसा इसलिए गाइस किया जाता है, ऐसा इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो भी बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आया है वो ऑलरेडी अच्छे सिटीज में अप्लाई कर चुका होता है, तो वो इन अंडर डेवलप्ड एरियाज में कभी भी अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब रायबरेली की बात करी जाए आपकी, तो रायबरेली में सीटें बहुत कम है और डेवलप भी ज़्यादा उतना नहीं है, तो यहाँ पे भी मीडियम देखा जा सकता है। यहाँ पे जो आपके जो जनरल कैंडिडेट्स होंगे उनका देखा गया है 73+, और जो आपकी OBC की कैटेगरी है वो आपके 69+ देखा गया है, और SC ST के कैंडिडेट्स को 63+ देखा गया है। नेक्स्ट है आपका उन्नाव, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर। यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा हैं, और अगर देखा जाए तो गोरखपुर की मेरिट हाई जाएगी, और ये जो आपके उन्नाव है, लखीमपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, यहाँ पे मेरिट कम जाएगी। गोरखपुर में इसलिए जाएगी ज़्यादा क्योंकि डेवलप्ड एरिया है, और यहाँ पे जो आपके देखी गई है मेरिट ज़्यादातर, यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा अप्लाई करा हुआ है, तो यहाँ पे जो बच्चों की जो मेरिट है, तो वो जितने भी बच्चों ने 75+ स्कोर किया है अपने मेरिट, जिनका भी गुणांक 75+ है वो नियुक्ति पाएंगे। और OBCs की बात करी जाए तो OBCs जितने भी बच्चे जिन्होंने 69+ स्कोर किया है या 70+ स्कोर किया है वो यहाँ पे नियुक्ति पाएंगे। SC ST की बात करी जाए तो जितने भी बच्चे 64+ हैं वो उनका यहाँ पे होने के चांसेस हैं। लखीमपुर खीरी एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो यहाँ पे भी मेरिट कम जा सकती है। यहाँ पे SC STs जितने भी पास है कैंडिडेट्स उन सबका होगा, और आपके जो 65 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका OBCs में होगा, और जो आपकी जनरल कैंडिडेट्स हैं वो आपके 80 के ऊपर।
ठीक है ना। तो ये हुआ आपका जनरल सा। कुशीनगर और देवरिया में वही मीडियम जाने वाली है कैटेगरी जो आपके उन्नाव में गई है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो जिले हैं हमारे पास, नेक्स्ट जनपद है हमारे पास महाराजगंज बस्ती। तो महाराजगंज और बस्ती में सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एरिया है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो यहाँ पे वही बच्चे डालेंगे जिनका मेरिट कम है। तो यहाँ पर आपको मेरिट देखने को मिलेगा, जो भी SC/ST कैंडिडेट जिनका 60+ है वो यहाँ पे डालते हैं तो उनका इजीली हो सकता है। अगर जनरल की बात करी जाए तो जनरल कैंडिडेट्स जिनका भी 73 या 74+ है उनका हो जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट्स OBCs के हैं जिन्होंने 69 या 68+ स्कोर किया है उनका इजीली हो सकता है। संत कबीर नगर यहाँ पे भी मेरिट हाई जाती है, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स 80+ है जनरल उनका हो जाएगा। OBCs की बात करी जाए तो OBC कैंडिडेट्स जितने भी 70+ है उनके होने के चांसेस है, और 65+ SC/ST कैंडिडेट्स है उनका होने की चांसेस है। सिद्धार्थनगर में भी यही आपका है, मेरिट हाई जाती है। सिद्धार्थनगर हुआ आपका। नेक्स्ट आपका हुआ अयोध्या। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा चांसेस, यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा अप्लाई करा हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स है गाइस जितने भी हमने अभी ज़िलों का एनालिसिस किया है, लखनऊ में सबसे ज़्यादा अप्लाई किए गए हैं फॉर्म, सबसे ज़्यादा सीटें बच्चों ने वहीं की अप्लाई करी हैं, सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी है लोगों ने लखनऊ की ही दी है। और पिछली बार जो हमने एनालिसिस की थी उसके हिसाब से गाजीपुर में बहुत ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था फर्स्ट चॉइस के लिए, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पे सिद्धार्थनगर की हमने बात करी, झांसी, ललितपुर और जालौन और चित्रकूट में भी बहुत कम मेरिट जाते हैं। जितने भी आपके 69 के अबव होंगे जनरल कैंडिडेट्स उनके पूरे चांसेस हैं यहाँ पर होने के, और जितने भी बच्चे OBCs के हैं अगर वो 65+ हैं तो उनका यहाँ पे चांसेस होता है मिलने का। नेक्स्ट है आपका SC/ST कैंडिडेट्स, तो जो भी 62+ है उनका यहाँ पे चांसेस है होने का। अब बात करी जाए अगर महोबा की और हमीरपुर की और अयोध्या की, तो यहाँ पे भी मेरिट मीडियम ही जाती है। जितने भी बच्चे 63+ है कैंडिडेट्स SC/ST के उनके चांसेस हैं यहाँ पर होने के, और ऐसे बच्चे जिनका भी जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं अगर वो 80+ हैं तो यहाँ पर उनके होने के चांसेस हैं, क्योंकि सीटें बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगर OBCs की बात करी जाए तो OBC 68+ हैं तो वो सेफ कैटेगरी में माने जाएंगे। चित्रकूट की बात करी जाए गाइस तो चित्रकूट में ज़्यादातर बच्चे अप्लाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, थोड़ा सा रूरल एरियाज है, इसलिए यहाँ की मेरिट बहुत ही कम जाती है। तो यहाँ पर जितने भी SC/ST कैंडिडेट्स हैं अगर वो 60 के अबव ही लेकर आते हैं ST कैंडिडेट्स तो उनका कन्फर्म है। SC के कैंडिडेट्स अगर 62 के अबव आते हैं तो वो सेफ है। जनरल कैंडिडेट जितने भी 73 के अबव लेकर आते हैं वो सेफ माने जाएंगे, और जितने भी OBCs हैं वो अगर 69 के अबव लेकर आते हैं 68 to 69 के बीच में तो वहाँ पे भी आपको सेफ माना जाएगा। तो ये था एक जनरल सा एनालिसिस हमारे सोशल मीडिया के सर्वे के अकॉर्डिंग। तो ये आपने देखा कुछ 25 जिले थे जिन पे हमने एनालिसिस किया कि आप कितने पे सेफ हैं और कितने पे आप अपनी नियुक्ति को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस चरित्र प्रमाण पत्र के प्रारूप का। जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं काउंसलिंग का, और जब जितने भी बच्चे जिन भी लोगों को नियुक्ति मिलेगी उनको अमृता की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन में आगे एक अच्छे शिक्षक बने और अच्छे नागरिकों को अपने स्कूल में से जब आप शिक्षा दें तो वो अच्छे नागरिक बनकर निकले जो देश के लिए कुछ अच्छा योगदान कर सके। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो गाइस जितने भी बच्चे टीचर बनेंगे जिनको नियुक्ति मिलेगी आपको 31 तारीख के बाद पता चल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं ये हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दी है तो आप उसे देख लें। लेकिन यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि जो आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं वो दो चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं राजपत्रित अधिकारी द्वारा, ठीक है ना। तो आपके राजपत्रित अधिकारी में आपके CMOs आ जाते हैं, ठीक है ना। आपके मेडिकल ऑफिसर जो हैं उनके बारे में हमने अभी बात करी है। आपके अगर आप कचहरी में जाए तो वहां पर भी आपका बन सकता है। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 बनवाना है राजपत्रित अधिकारी द्वारा। उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए इसको आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का होगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप। तो इस टाइप का आपको बनाना है चरित्र प्रमाण पत्र, और वो ठीक है ना। एक तो हो गया चरित्र प्रमाण पत्र की बात। अब देखते हैं शपथ पत्र जो आपको एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, लगाना ही लगाना है आपको, और उसका मूल्य होगा 100 रुपए। तो ये इसलिए लगाना होता है गाइस कि आप कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं एट द टाइम
काउंसलिंग के टाइम में बहुत बार ऐसा होता है, तो वहां पर आपको एक शपथ पत्र लगाना होता है कि मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट किए हैं, फिर भी अगर कोई रह जाता है तो वहाँ उसके लिए आपको शपथ पत्र वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सहूलियत के लिए ही लगाया जाता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है एट द टाइम, तो वहाँ पर आप इसको लगाकर अपनी जो नियुक्ति है उसको कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए लगाया जाता है। तो शपथ पत्र जो होगा, जब आप नियुक्ति पाएंगे और काउंसलिंग सेंटर पे जाएंगे, तो वहाँ पे शपथ पत्र आपको किस तरीके का लगाना है, उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है। तो इसे आप देख सकते हैं, इस प्रकार का कुछ फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और कचहरी में जाकर इस टाइप का आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। अच्छा, तब क्या हो अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई हो, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया था, जब फॉर्म भरा था, आवेदन किया था, तो कोई त्रुटि अगर आपसे हो गई है, तब किस प्रकार का शपथ पत्र लगाना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए जो शपथ पत्र का प्रारूप चाहिए होता है, तो ऐसा है आपका शपथ पत्र का प्रारूप। इसका मूल्य होगा 10 रुपए और आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा प्रारूप। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं गाइस। तो ये जो है प्रारूप है, तब आपको लगाना है शपथ पत्र 10 रुपए का, जब आपके पास आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई हो, आपने संशोधन की मांग करी थी और नहीं हो पाया, उस टाइम पे आपको ये शपथ पत्र लगाना है। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका। ये किस टाइप की त्रुटि की बात कर रहे हैं गाइज हम का। आप कभी कभी ऐसा होता है कि रोल नंबर गलत लिख देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि निवास प्रमाण पत्र का गलत नंबर लिख देते हैं। तो ये छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, उनकी जगह पर आपको यहाँ पे शपथ पत्र 10 रुपए का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका त्रुटि वाले शपथ पत्र का प्रारूप। अच्छा, अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज आप सभी के लिए। जितने भी बच्चों ने काफी मेहनत करी और मेहनत के बाद भी जब उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिला, क्योंकि बहुत तेज गति से आप देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है, बहुत ही भीषण विरोध हो रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का। और सोशल मीडियाज पे जैसे आपका फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, हर जगह विरोध आपको देखने को मिलेगा बहुत ही भीषण तरीके से। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने की है जांच की मांग। सोशल मीडियाज पे जो माहौल है काफी गर्म चल रहा है, लोग उम्मीद कर रहे हैं, अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपने जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार ये जो जांच की मांग है वो तेज होती जा रही है। आप फेसबुक पे उठा के देख लीजिए, जितने भी फेसबुक के ग्रुप्स बने हैं, काफी तेजी है सब में मांग की। और हो भी क्यों ना, एक ऐसा बच्चा जो 6 महीने की लंबी तैयारी के बाद सिर्फ 83 मार्क्स लेकर आता है अपने यूपी टेट में, और वही बच्चा जिसका जिसका 140 प्लस मार्क्स आ जाता है सिर्फ 1 महीने की तैयारी में, तो ऐसा कैसे हुआ। बहुत ही मुश्किल है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बच्चा सिर्फ अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो सकता है। अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है तो अपनी फील्ड में वहाँ पे वो उसकी स्पेशलिटी होगी, अगर साइंस का है तो साइंस में उसकी स्पेशलिटी होगी। पर अदर सब्जेक्ट्स का क्या, अगर आप सोशल साइंस की हैं तो आपकी साइंस उतनी बेटर नहीं होगी, ना मैथ्स होगी, ना रीजनिंग होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी तो पेपर इतना इजी लेवल का नहीं था गाइस, उसमें हो सकता है आपको 90 क्वेश्चन बहुत इजी मिले होंगे, पर इसके ऊपर के क्वेश्चन टफ लेवल के थे और वो हर बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता सिर्फ 1 महीने की तैयारी में। 68,500 के बच्चों ने तैयारी करी होगी, तो हो सकता है वो 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर हो वो, लेकिन वो तभी अप्लाई कर पाएंगे जब उनको एनओसी मिले। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हर चीज़ को देखने का कई तरीका होता है, कई नज़रिया होता है, तो आपको इन चीज़ों को, हर चीज़ को ध्यान में रख के इस पक्ष को भी देखना है कि अगर 140 बच्चों ने पाया है तो आखिर ऐसा क्यों है कि 1 महीने में उन लोगों ने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई कि उन्होंने इतने सारे मार्क्स गेन कर लिए। तो इस एस्पेक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गाइस, जो बच्चे हैं उन्होंने इंटरव्यू की मांग करी है अभ्यर्थियों से। यस गाइस, आपने देखा होगा कि ट्विटर पर बच्चों ने अभियान जो छेड़ा है, उसमें डिमांड करी गई है कि 69,000 अभ्यर्थियों में से जितने भी बच्चे मेधावी हैं, तो उन मेधावी छात्रों से अभ्यर्थियों से मांग की गई है इंटरव्यू की। जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, एम्स के, क्लैट के, आईआईटी के जो अव्वल छात्र हैं वो सामने आकर अपनी तैयारी के बारे में अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं कि किस तरीके से वो बच्चे पढ़ें, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं जो पीछे रह गए हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाए वो बच्चे कि किस तरीके से वो आगे आ सके और अच्छे मार्क्स ले आ सके। तो 69,000 के अभ्यर्थियों ने डिमांड करी है, मांग करी है इंटरव्यू की, उन सारे अभ्यर्थियों से, उन सारे मेधावियों से जिन्होंने 140 प्लस मार्क्स स्कोर करे हैं।
तो गाइज ये थी आपकी कुछ स्पेशल खबरें। चलिए देखते हैं हम आगे टॉपिक क्या है आपके लिए। आगे है कि कुल कितनी संख्या में फॉर्म भर रहे अभ्यर्थियों ने। तो गाइज कल तक ये था कि आपके मोबाइल नंबर में संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि एक दिन बाद आपको पता चला है, एक दिन बाद जब आपके 24 घंटे भी बचे नहीं थे, तब आपको पता चला कि आपके मोबाइल नंबर में संशोधन हो सकता है। क्योंकि योगी जी को पत्र लिखकर कई सारे बीजेपी नेताओं ने मांग की थी और डिमांड करी थी, और विनम्र निवेदन था सभी का कि जो आपका नंबर है मोबाइल नंबर अभ्यर्थियों का वो चेंज हो सके। तो संशोधन होने का जो मौका था उन्हें दिया गया, और उसके बाद देखा गया कि जो अभ्यर्थियों की संख्या थी जो 1,22,000 थी, अब 1,32,000 के करीब में पहुंच चुकी है। और जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक हो सकता है 3-4 हजार और ज्यादा अभ्यर्थी भर चुके होंगे। तो ये जो वैल्यू है आपके बढ़ने में देखने को मिला जा सकता है। तो गाइज यहाँ थी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, यूजफुल लगती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट अपडेट को अपने चैनल पे देख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आप जानेंगे काउंसलिंग में जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे अपने जनपद पे, जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको नियुक्ति मिलेगी, वहां पे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत। बाय बाय।